जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में। मैं रितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज की कड़ी में जो जंजीर चल रही है उसमें एक कड़ी और जोड़ते हैं और आज आपको बताने वाले हैं कुछ 13 अप्रैल 1919 के बारे में। तो दोस्तों, कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इतिहास की यात्रा के लिए। ले चलता हूं आपको 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, कंपटीशन से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था ये हर कोई जानता है जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 वो दिन जिस दिन एक हत्याकांड की नींव रखी गई थी और आज भी हम उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। दोस्तों, कानून लाया गया था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून उसे बोला गया था। गांधी जी ने तो उसे काला कानून कह दिया था कि किसी को भी बिना अपील, बिना दलील के भी उठा लिया जा सकता था। दोस्तों, इसी का विरोध हो रहा था और गांधी जी पंजाब जाने वाले थे, अमृतसर जाने वाले थे, लेकिन उनको वहाँ नहीं पहुँचने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो वहाँ अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, उस अमृतसर में दो फेमस बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो थे उस एक्ट का भी विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट जिसे कहा जा रहा है, जिसे काला कानून कहा गया, बिना अपील बिना दलील का कानून। और उसी का विरोध करने के लिए वो घर से निकले थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जी। अंग्रेज सरकार ने उनको उठवा लिया। तुम ही हाकिम हो, तुम ही सब कुछ हो, तो जो तुम्हें करना हो करो, दिखावे का क्या। दोनों क्रांतिकारियों को उठा लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी का जो आदेश आया था, माइकल ओ डायर ने दिया था। और आदेश जो हुआ था गोली चलाने का भी, तो यहीं से माइकल ओ डायर ही था जिसने कहा था जैसा भी हो भीड़ को तितर बितर करिए जा करके। तो जब इनके नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की, तो अब एक विरोध में एक कारण और जुड़ गया था। इन जो नेताओं की गिरफ्तारी की गई, साथ में रॉलेट एक्ट वाला। दोस्तों, सभी इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, सभी इकट्ठा हुए उस बाग में जिसको जलियांवाला बाग बोला जाता है। दोस्तों, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बड़ा सकरा सा रास्ता था। वहाँ पर बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस सब की मुखबरी एक हंसराज नामक व्यक्ति होता है, वो मुखबरी कर देता है अंग्रेज सैनिकों को। अंग्रेज सैनिक अपनी बंदूकों के साथ, अंग्रेज सैनिक क्या थे तो भारतीय सैनिक, भारतीयों को मारने के लिए भारतीयों को ही आगे किया जाता था ताकि इनमें द्वेष फैले, विद्वेष फैले। तो दोस्तों, उस सकरे से दरवाजे के साथ जहाँ जो निकलने और आने का एक ही रास्ता था, पहुँच जाता है जनरल आर डायर। माइकल ओ डायर ने तो आदेश दिया था गिरफ्तारी का, और जनरल डायर जब वहाँ पहुँच जाता है तो भीड़ को कुछ समय में बाहर निकल जाने का आदेश देता है कि आई गिव यू सम टाइम, आप जा सकते हो यहाँ से, वरना फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए। भीड़ थी, बैसाखी के लिए एकत्रित हुई थी, और कोई भी ऐसा कर भी नहीं थे कृत्य जो ऐसा होता जो गोलियां चला दी जाती। कोई हथियार तो नहीं थे उनके पास, प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, बात कर रहे थे अपने नेता के गिरफ्तारी का विरोध ही तो कर रहे थे। विरोध करने पे क्या किसी की जान ली जा सकती है क्या? लेकिन जब आप अपने आप को उच्च और लोगों को तुच्छ मान लेते हैं तो आपसे कर्म नहीं फिर कांड होते हैं।
दोस्तों, कुछ समय का टाइम दिया गया कि इतने समय में निकल जाइए, और लोग नहीं निकले। गोली चलाने का आदेश होता है और गोलियां धड़ाधड़ चलती रहती हैं। कुछ मिनट तक सिर्फ आवाजें आती हैं धमाकों की, गोलियां चलने की, और लाशों के ढेर लगना शुरू हो जाते हैं। एक कुआं हुआ करता था, कुएं में लोग कूद कर अपनी जान बचा रहे थे। सोचिए, जान बचाने के लिए कुएं में गिर रहे थे और लोग उन पर से और गिरे जा रहे थे। दीवारें आज भी गवाही हैं उन कारतूसों के निशानों की जो वहां पर अभी भी बनी हुई हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, सैकड़ों लोग मार दिए गए, सैकड़ों लोग उस दिन मारे गए। बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी को भी नहीं बख्शा गया। गोली ने कब भेदभाव किया? जिसको देखा उसको निढाल किया। दोस्तों, बहुत से लोग मारे गए, लाशों का ढेर लग गया। लेकिन जो डायर था, जनरल आर डायर, वो खुश हो रहा था भारतीयों की लाशों को देख करके। कुछ समय के बाद में जब वहां से हटता है जनरल डायर, ये बात दूर दूर तक फैलने लगती है कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया। और जब ये हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद में जब बड़े बड़े नेताओं को पता चलता है, तो वही नेता क्या करेंगे, अपनी उपाधियां जो सरकार ने उनको दे रखी थी या अंग्रेज सरकार ने उनको अपनी जो उपाधियां दे रखी थी, वो उपाधियों को वापस कर देते हैं। उपाधियों के वापस करने से जान वापस आ रही थी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपनी उपाधियां वापस करी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइट की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस कर दी कि लीजिए अपने ये सम्मान और अपने पास रख लीजिए। ये सम्मान मेरे लिए किस काम का, जो मेरे भारतीयों के खून बहा करके बहाने वाले के हाथों से मुझे प्राप्त हुआ हो, ये रख लीजिए अपना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ये केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी जी को तब प्रदान की थी जब वो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। जब गांधी जी वापस आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915, मुंबई का अपोलो बंदरगाह, तो जैसे वो उतरे तो अंग्रेज सरकार ने उनके लिए घोषणा कर दी कि हम आपको केसर ए हिंद की उपाधि दे रहे हैं। क्या उपाधि दे रहे हैं? केसर ए हिंद। भैया, केसर ए हिंद क्या, सिंध क्या, सब कुछ तो हमारा था, तुम होते कौन हो में देने वाले। केसर ए हिंद की उपाधि दे दी गांधी जी को। गांधी जी ने वो उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी ने अपनी उपाधि वापस कर दी। ले जाओ भैया ये उपाधियों को, मेरे देश के देशवासियों का तुम खून बहाओ और हम तुम्हारी उपाधियों को लेकर के संतुष्ट रहेंगे। तुमने हमको केसर ए हिंद की उपाधि दे दी ना, इन उपाधियों से हम दूरी बनाना चाहेंगे, हमें नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफ़ी है। तुम्हारा केसर ए हिंद जुड़ने से क्या फ़ायदा, ये ले जाओ अपनी उपाधियों को रख लो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की उपाधि और गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी का पुत्र, 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। दोस्तों, जमनालाल बजाज ने भी क्या किया, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी कि भैया ये जो राय बहादुर की उपाधि आपने जो हमको दे रखी है, रख लीजिए अपने पास। हमारे देशवासियों की जान से बढ़कर के कोई उपाधि नहीं हो सकती। शंकर नायर जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भैया हम आपके साथ नहीं चल सकते। कैसे चलें तुम्हारे साथ, तुम मेरे अपनों के नहीं हो रहे हो तो मेरे क्या होगे, कभी तो मेरे साथ भी कुछ कर जाओगे ऐसा। दोस्तों, जो ये हत्याकांड हुआ, इसके बारे में CF एंडूज, देशबंधु, दीनबंधु, देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, और दीनबंधु कहा जाता है CF एंडूज को। दीनबंधु की उपाधि CF एंडूज को गांधी जी ने ही दी थी। CF एंडूज ने क्या कहा कि यह जानबूझकर की गई हत्या है। क्या है? जानबूझकर की गई हत्या, क्योंकि भीड़ जो आई थी वो नियत्ती थी, वो आप पे वार नहीं कर रही थी, वो अपने देश में थे, अपनी बातों को रख रहे थे, और उन पर आपने क्या किया, कातिलाना हमला कर दिया। दोस्तों, CF एंडूज ने कहा जानबूझकर की गई हत्या है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जानबूझकर की गई हत्याएं हैं।
फिर वही होता है नेताओं का, कांग्रेस का वही रोना। सम्मेलन हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, ऐसा है, ये वो फलाना ढिकाना, खूब समितियां बनी, सरकार की तरफ से एक समिति बनाई गई दबाव में आकर के कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेंगे। हंटर कमेटी नाम दिया गया उसका, हंटर कमेटी। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया और इसमें 3 भारतीयों को शामिल कर लिया गया ताकि लोगों में ये रहे कि जो जांच हुई है वो निष्पक्ष हुई है। भारतीय भी इसमें शामिल किए गए हैं। वो 3 भारतीय थे दोस्तों, चिमनलाल, सुल्तान साहबजादा और जगत नारायण। दोस्तों ये रिपोर्ट आती है 1920 में और रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये कृत्य जो था बहुत ज़रूरी था। दोस्तों गांधी जी ने जब इस रिपोर्ट को के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा, भैया ये पन्ने दर पन्ने लीपापोती की गई है, ये रिपोर्ट को मैं सही नहीं मानूंगा, इस रिपोर्ट में सत्य उजागर नहीं किया गया है। दोस्तों सरकारी रिपोर्ट कह रही थी कुछ सैकड़ों लोग, मतलब 300 कुछ लोग मारे गए, बताया 300 कुछ लोग। दोस्तों हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग। मैं 300-400 भी मान लूं तो विभत्स दृश्य को सोच के देखिए कि 300-400 लाशें, इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं देखा गया कौन क्या है। बैसाखी मनाने के लिए बाद वो इकट्ठा हुए थे एक पास ताकि हमारे नेता जो गिरफ्तार हुए हैं उस गिरफ्तारी का हम विरोध कर सकें, और वहां पर यह हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। गांधी जी ने उस रिपोर्ट को देखा और कहा यह पन्ने दर पन्ने लीपापोती की गई है। कांग्रेस की तरफ से एक समिति बनाई गई और उस समिति का नाम रखा गया तहकीकात समिति। कांग्रेस की तरफ से जो समिति बनी वो तहकीकात समिति थी। तहकीकात समिति ने अपनी जांच की और इस समिति का अध्यक्ष जो बनाए गए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया। वो हत्याकांड को अंजाम देने वाला जनरल आर डायर जब ब्रिटेन पहुंचता है और ब्रिटेन में अखबार जो था मॉर्निंग पोस्ट ने क्या किया, उस जनरल आर डायर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें छापी और उनके लिए चंदा इकट्ठा किया पुरस्कार देने के लिए। दोस्तों 30,000 पाउंड इकट्ठा हो गए उनको उपहार देने के लिए। उपहार देने के लिए किसको? जनरल आर डायर को। उन्हें मान की एक तलवार भी भेंट की गई, मान की एक तलवार भी भेंट की गई कि आपने जो कृत्य किया वो जरूरी था, वहां पर आप अपनी जगह सही थे, ये कहा गया उस रिपोर्ट में। और इनके लिए 30,000 पाउंड केवल एक ही गुजारिश पे उस अखबार के द्वारा कहने मात्र से कि आर डायर, जनरल आर डायर जिसने भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया है ब्रिटिश साम्राज्य को बचाए रखने के लिए, उसके लिए आप लोग खुल के पैसे इकट्ठे करें। 30,000 पाउंड इकट्ठा हो गया दोस्तों, 30,000 पाउंड उसे दे दिए गए। लेकिन दोस्तों कोई तो होता है जिसके मन में आग लगती है, कोई तो चिंगारी दबा करके रखता है जो मसाल बनाता है, और वही मसाल जब धधकती है और कांड करती है या कर्म करती है तो फिर मिसाल दी जाती है। दोस्तों ऐसे ही मसाल की बात बताऊं आपको, ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह। 1919 में कर्मकांड करने के बाद जनरल आर डायर जब पहुंच गया था ब्रिटेन तो उसे लग रहा था कि मैं निरापद हूं, यहां पर भय मुझे क्या, यहां पर कौन आने वाला है या यहां पे मुझे कौन मार देगा। दोस्तों अपनों के लहू जब बहता है ना तो कोई तो होता है जिसके लहू में आग लगती है। दोस्तों उस भूमि पे जहां पे लोगों का खून गिरा हुआ था, भगत सिंह बहुत छोटे हुआ करते थे, वो लाहौर से चलकर आ गए थे और वहां की मिट्टी उठा करके ले गए थे, सीसी में रख लिया था, और वो रोज उसे देखते थे और याद करते थे कि ये मेरे अपनों का खून है, मैं बदला लूंगा।
ये भगत सिंह वही भगत सिंह है जो बचपन में बंदूकें बोएंगे और कहेंगे इन्हीं बंदूकें, ये बंदूकें जब निकलेंगी तो मैं अंग्रेज़ों को मार भगाऊंगा। तो दोस्तों जनरल डायर तो बहुत खुश रहा होगा कि 1919 में मैंने कर्मकांड कराए हैं, 1940 तक पहुंच गया हूँ, 21 साल हो गए, 21 साल बाद मुझे कौन मारने आएगा, या किसे याद रहता है कि कौन किसको मारा था, किसने मारा था। लेकिन कोई था जो प्रण किए हुए बैठा था, उसका प्रण जो था बड़ा दृढ़ था, वो तृण की इतना कमजोर नहीं था कि टूट जाए। सरदार ऊधम सिंह। 13 मार्च 1940 लंदन के एक हॉल में डायर का आना होता है और वहाँ पर वो अपनी बातों को रख रहे होते हैं कि अचानक किताब के अंदर से एक पिस्टल निकलती है और तार 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 3-4 गोली उन्हीं को शूट कर देती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है वो हाल। तो हाल तो गूंज उठता है, लेकिन डायर बेहाल हो जाता है, खून से लथपथ, खत्म होने की नौबत आ जाती है। 13 मार्च 1940 को लंदन में ऊधम सिंह इसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, धन्य है ऐसे वीर सपूत, धन्य है ऐसी माएँ जो ऐसे वीर सपूतों को पैदा करती हैं, धन्य है ऐसे वीर जो अपने कृत्यों से ऐसे लेख लिख जाते हैं जो इनको पन्नों की जरूरत नहीं पड़ती, राष्ट्र की पीढ़ी उनको याद करती है। दोस्तों, मत भूलिए ऐसे अपने वीर शहीदों को, याद रखिए अपने वीर शहीदों को, उस जर्रे को याद रखिए, उस कण को याद रखिए जो देश की शहादत में, देश की सलामती के लिए कुर्बान हो गया। दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड को और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले को। दोस्तों, इतनी जानकारी अपने तक रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की स्थापना जानते हैं किसने की थी? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर के बारे में क्या जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। उसकी वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और हो सके तो ये भी बताइएगा कि सोना किसने दान किया था। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद, वंदे मातरम।